हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे संसदीय व्यवस्था के बारे में। संसदीय व्यवस्था क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्यों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर थे उन्होंने इसको डाला है हमारे संविधान में। 60 देशों का अवलोकन किया गया था, तब जाके हमारे संविधान को रचा और बनाया गया है। तो देखते हैं संसदीय व्यवस्था में इतने क्या गुण हैं जो हमने इसको लिया है। संसदीय व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर हमारे यहाँ लागू होती है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र में और राज्यों में संविधान के 163 और 164वें के अनुसार हम संसदीय व्यवस्था को लागू करते हैं, या संसदीय प्रणाली भी इसे कहते हैं। मैंने इसका पीडीएफ भी दिया हुआ है, अगर आप लोग खोल के उसे पढ़ना चाहते हैं, तब वीडियो सुनना चाहते हैं तो भी आप उसे देख सकते हैं। आपको और भी मजा आएगा, आप साथ साथ देख सकते हैं। सरकार में संसदीय व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका क्या होती है, अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, उसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। समझ रहे हैं ना? संसदीय व्यवस्था के मैं गुण बता रही हूँ, इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन नीतियों में विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते हैं, और संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में ये विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। ये विधायिका से बिल्कुल ही स्वतंत्र हो जाते हैं। संसदीय सरकार को हम कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। तो अगर देखेंगे, इनको कहा जाता है उत्तरदायी सरकार पहला, और इनको कई बार सरकार का बेस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है, या इन्हें कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं कि संसदीय सरकार या संसदीय व्यवस्था को हम कितने नामों से जानते हैं, तो उसमें कई बार एक दो नाम दे देते हैं और पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये व्यवस्था लागू कहाँ कहाँ है, तो ये है ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और भारत में। इन सभी जगहों पर ये वाली व्यवस्था प्रचलित है। तो संसदीय व्यवस्था हमने ली कहां से है, ये भी आपको पता चलेगा लास्ट में। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि संसदीय व्यवस्था को हमने कहां से लिया हुआ है। तो और जो राष्ट्रपति सरकार होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राष्ट्रपति सरकार को हम कहते हैं गैर उत्तरदायी, और गैर संसदीय सरकार भी इसे हम कहते हैं। निश्चित कार्यकारी व्यवस्था के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ऐसी व्यवस्था कहां कहां पर लागू है, तो ऐसी व्यवस्था लागू है अमेरिका में, रूस में, ब्राजील में, श्रीलंका में। इन सब जगहों पर ऐसी व्यवस्था प्रचलित है, राष्ट्रपति शासन की वाली व्यवस्था प्रचलित है। संसदीय सरकार की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं, और ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये बात कहने की नहीं है। कई हद तक राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियों का बहुत ज्यादा अलग ही तरीके का है। वास्तविक मुखिया जो होता है हमारा, वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही उनको चुना जाता है। तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, वास्तविक मुखिया वही होता है हमारे यहाँ सरकार का। अनुच्छेद 74 के तहत अगर हम देखेंगे, एक मंत्री परिषद होती है जो बनाई जाती है राष्ट्रपति के कार्य संपन्न कराने के लिए, एक परामर्शदात्री। पहले क्या था, जो मूल संविधान में ये चीज थी कि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं होगा कि जो मंत्री परिषद ने बोला है उसकी बात को वो माने। लेकिन बाद में 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा कर दिया गया कि इन चीजों को मान लिया गया कि राष्ट्रपति जो मतलब जो मंत्री परिषद होगी, जो बात कहेगी, उस चीज के लिए राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा, उसकी बात को उन्हें मानना पड़ेगा। अब बहुमत दल का शासन जो करता है वो कौन होता है? जिस राजनीतिक दल को, जो भी राजनीतिक दल है, जब इलेक्शन होता है, तो पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी आगे जानेंगे। तो जो इलेक्शन होता है उसमें बहुमत दल का जो नेता होता है, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जैसे मिलती हैं, जैसे आपने देखा 2014 में जो चुनाव हुए थे, और उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिला, तो देखा आपने कि बहुमत दल का जो नेता होता है वही सरकार का मुखिया हो जाता है। तो बहुमत से सीटें प्राप्त होती हैं, वही अपनी सरकार बनाता है। उस दल के नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो किसकी सलाह पर करते हैं? वो करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जिनको सलाह करेंगे कि ये व्यक्ति कौन कौन से विभाग इसको सौंपे जाएं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनके लिए नियुक्त करते हैं उनको। सामूहिक उत्तरदायित्व,
ये एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है अगर आप देखेंगे तो सामूहिक उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो जो जितने भी मंत्री हैं सरकार के, वो सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि विशेषकर लोकसभा के प्रति जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर सरकार, अस्थिर सरकार हम अभी पढ़ रहे थे, तो अस्थिर सरकार में एक चीज और भी है कि जब तक उनका लोकसभा में बहुमत बना हुआ है, जब तक उनको विश्वास प्राप्त है, तब तक ही वो सरकार में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में बहुत ज्यादा उठापटक चल रही थी सचिन पायलट को लेकर, और कि आधे विधायक उन्होंने काट लिए आधा वो, तो ये जो अगर इस तरीके का प्रोसेस होता है और अगर वो अपना अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, और तो फिर अगर सरकार का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि वो सरकार गिर जाती है और दूसरी सरकार राष्ट्रपति की सहमति पर दूसरी सरकार को मतलब निमंत्रण करती है इस तरीके का कि आप आगे सरकार बनाएं। तो ऐसी चीजें हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व को शायद आप समझ गए होंगे। राजनीतिक एकरूपता की अगर हम बात करें, देखिए मंत्रिपरिषद क्या है कि पूरी एक ही विचारधारा से प्रेरित होगी। जिसकी सरकार होगी उसको उसकी विचारधारा भी सेम होगी और उसको कार्य करने का तरीका भी उसका सेम होगा। तो जाहिर सी बात है उनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जैसा कि हम पहले देखते थे राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो उनके बीच टकराव की स्थिति बहुत कम आती थी। जब ऐसी स्थिति आती है तब जब केंद्र में अलग सरकार हो और राज्यों में अलग सरकारें हों तो ज्यादा दिक्कत आती है। अदरवाइज सामान्य राजनीतिक एकरूपता, हालांकि जो इस तरीके की सरकार होती है जो केंद्र में और राज्यों में सभी जगह है, तो ये एक तरीके का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण इस तरीके का हो जाता है कि एक ही सत्ता की बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है। तो उसको एक अलग पक्ष में देखेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो राजनीतिक एकरूपता को आप समझ गए। जबकि गठबंधन की सरकारें हैं तो उनका विश्वास लेना, जो और भी मंत्री होंगे उनका विश्वास लेना भी आवश्यक होता है या उनका मत लेना भी आवश्यक होता है। बिना उसके आप कोई भी विधेयक या अधिनियम को पारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खुद की सरकार है और सारे मंत्री आपके ही हैं और विधानसभा में जो बहुमत है मतलब लोकसभा में वो आपका सबसे ज्यादा है, तो आप अपने कोई भी विधेयक किसी चीज को लोकसभा में एटलीस्ट पारित करा सकते हैं। राज्यसभा में उसकी स्थिति फिर अलग होती है। दोहरी सदस्यता की अगर हम बात करें तो दोहरी सदस्यता में अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या है, संसदीय व्यवस्था का ये गुण होता है कि व्यक्ति मंत्री बनने से पहले किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। और अगर वो मंत्री बनने तक किसी सभा का सदस्य नहीं है तो 6 महीने का उसे टाइम दिया जाता है कि आप मंत्री जो किसी भी सदन के सदस्य बन जाएं, नहीं तो फिर आप उस मंत्री पद से हट जाएंगे। तो 6 महीने का उनको ये टाइम दिया जाता है। अब देखिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री क्या होता है, सत्तारूढ़ जो दल होता है उसका मुखिया होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और सरकार चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देख ही रहे हैं अभी अगर बीजेपी की सरकार की बात करें तो उसका होल जो कुछ भी है वो नरेंद्र मोदी ही है। आजकल क्या है ना, जो पार्टीज हो गई हैं वो व्यक्ति के रूप में हो गई हैं। जैसे आप अगर बात करें किसी भी पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस की बात करेंगे तो राहुल का नाम आता है, चाहे वो मजाक में आए या वो सीरियस वे में आए। अगर आप बहुत आएगा तो सोनिया जी का आ सकता है। अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो अमित शाह और मोदी जी की बात आती है। और अगर आप दिल्ली में आप पार्टी की बात करें तो ये केजरीवाल पार्टी की बात आ जाती है। अगर आप यूपी में बात करें तो योगी सरकार है। मतलब आप पार्टियां जो है ना वो अब ऐसे नहीं रहेंगी कि बीजेपी की सरकार है, ये तो बहुत बात की बात आती है। पहले आएगा योगी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, जो जहां का मुख्यमंत्री होगा ना उसी के नाम से उन सरकारों को, यानी कि पार्टियां आप व्यक्ति के रूप में हो गई है। मतलब जब तक वो व्यक्ति है तब तक पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, इस तरीके का हो गया है। तो जो पार्टी हुआ करती थी वो तो नहीं दिखती, पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के नाम पे चली गई है। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व मैंने आपको बताया, सत्तारूढ़ दल का ये मुखिया होता है और सरकार चलाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निचले सदन का विघटन, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमारे पास 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा हमारा निचला सदन है और राज्यसभा हमारा अपर सदन है। तो लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन ही नहीं हो सकता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठते हैं। तो इन चीजों को आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं पर भी आप नोट्स बना रहे हैं ना, मेन चीज पता है कि पढ़ाई का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप कहीं पर भी नोट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स को संक्षिप्त बनाइए और उनको अपने हिसाब से बनाइए। आप कितने भी यूट्यूबर से पढ़ लीजिए, कितने भी आप क्लासेस अटेंड कर लीजिए, जब तक आपकी खुद की मेहनत नहीं होगी, मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, तो शायद जो लोग भी मुझे सुन रहे हो
थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें कि जितना ज्यादा हो सके आप अपनी खुद की मेहनत करिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा। तो ये सत्तारूढ़ दल का मुखिया होता है। निचले सदन का विघटन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो निचले सदन का विघटन हो सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसका विघटन कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसका क्या कर सकता है, इसका विघटन कर सकता है। मतलब ये 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन अगर बीच में ही सिचुएशंस ऐसी हैं या कुछ है तो इसका विघटन हो सकता है। गोपनीयता की बात आती है, मंत्रियों की गोपनीयता की। तो मंत्रियों की जो गोपनीयता होती है वो अपने कार्यों की गोपनीयता की शपथ किसके सामने लेते हैं, राष्ट्रपति के सामने अपनी इसकी शपथ लेते हैं। और संसदीय व्यवस्था के अब थोड़े से गुण जान लेते हैं। संसदीय व्यवस्था में क्या क्या गुण है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो सामंजस्य है उसको स्थापित करती है संसदीय व्यवस्था। उत्तरदायी सरकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तरदायी सरकार, किसी के प्रति तो आपकी अकाउंटेबिलिटी हो, जो मंत्री हैं उसकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निरंकुशता को रोकने वाली व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था होती है। अगर किसी सरकार का अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। और व्यापक प्रतिनिधित्व, तो ये संसदीय व्यवस्था के कुछ कुछ गुण हैं। जब आप मेंस लिखेंगे ना कभी कभी, तो आपको ऐसे पॉइंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उसमें कई बार पूछा जा सकता है संसदीय व्यवस्था के क्या गुण हैं और भारत में संसदीय व्यवस्था को कहां से और किस तरीके से अपनाया गया है। तो उस जगह पर आप इन चीजों को, इन फैक्टर्स को बहुत आराम से डाल सकते हैं। संसदीय व्यवस्था के दोष भी है। मैं हर बार कहती हूँ, जब भी मैं कोई लेक्चर आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जनरली मैं इन सारी चीजों को लक्ष्मीकांत से लेती हूँ, बाकी बुक से भी रेफरेंस लेती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा जो रहता है वो सबसे ज्यादा लक्ष्मीकांत से ही रहता है। तो अगर संसदीय व्यवस्था के गुणों के बारे में बात करिए, अब हम दोष के बारे में बात करते हैं। दोष क्या है, एक अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार कैसे, सरकार का बीच में ही अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सरकार समाप्त हो जाती है। तो अस्थिर सरकार है, जैसे कि किसके टाइम पर हुआ था, मोरारजी देसाई के टाइम पर, चौधरी चरण सिंह के टाइम पर और चंद्रशेखर देवेगौड़ा के टाइम पर। इन लोगों के टाइम पर क्या हुआ, सरकार इनकी अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी। नीतियों की निश्चितता का अभाव। कैसे नीतियां निश्चित होंगी जब सरकार का ही निश्चितता नहीं है। आज सरकार आई, बनी, इसने 5 साल में कुछ नीतियां बनाई अपने लिए। अगर 5 साल पूरी चल गई तो 5 साल में जो इसने नीतियां बनाई, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोबारा सरकार नहीं आई इन एनी रीजन, तो फिर क्या है, जो नीतियां रहती हैं उनको वही रोक दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर कुछ टाइम 2014-15 के लगभग जब मोदी सरकार आई तो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। उसमें कुछ कुछ बदलाव किए गए, या फिर कोई चीजें, बहुत सारी नीतियां पहले से जो चल रही थी उन चीजों में बदलाव कर दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव आप खुद भी समझ रहे होंगे, इस तरीके के आते रहते हैं। जब सरकार ही स्थिर नहीं होगी, सरकार का चेंज होता रहेगा, क्योंकि नीतियों का निर्धारण सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार अपने तरीके से नीतियों का निर्धारण कर रही है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता बिल्कुल हो सकती है। जब एक सरकार है और उसका बहुमत अगर बहुत ज्यादा है तो मंत्रियों की निरंकुशता भी हो सकती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन का विरोध भी होता है इसमें, जिस तरीके से कहा गया है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कि हम सभी जानते हैं। आपको जो एक आईएएस ऑफिसर है वो इतना सारा काम करता है, इतना पढ़ लिख के इतनी सारी चीजों को, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को वो समझता है, पूरी नॉलेज लेता है हर दायरे से, जितना ज्यादा उसके लिए होना चाहिए। और कुशल व्यक्तियों के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत है। आजकल हम देखते हैं किस तरीके से नेता आते हैं और किस तरीके से उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या चीजें हैं। तो एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और उसके बारे में डिस्कस करना यहाँ पर ठीक भी नहीं है। तो अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन भी होता है। संसदीय व्यवस्था को हमने क्यों स्वीकार किया, होगा ना कोई रीजन स्वीकार करने के पीछे। तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि ब्रिटिश व्यवस्था से इसकी निकटता थी। कैसे कि जब ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर रहे थे और वो इसी व्यवस्था को अपनाते थे, तो उसको अपनाना हमारे लिए ज्यादा आसान था, इसीलिए उसको अपनाया गया। उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई। ये कहा गया कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और उत्तरदायी सरकार होना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए उत्तरदायी सरकार को वरीयता दी गई। विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की भी इसमें आवश्यकता की बात कही गई। भारतीय समाज की प्रकृति के बारे में भी बात करेगी, जिस तरीके से क्षेत्रवाद बढ़ना, और उस समय जब संविधान सभा बनी और संविधान बना तो बहुत समय पर बहुत सारी चीजें सामने थी, चुनौतियां सामने थी। उन चीजों से निपटने के लिए भी इसके लिए व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति शासन की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन की जो विशेषताएं हैं उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है, जिस तरीके से अगर हम अमेरिका में बात करें, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन है, तो वहां पर क्या होता है कि वो राज्य का मुखिया होने के नाते उसे एक राज्य की स्थिति प्राप्त होती है और सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व भी करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो वहां पर व्यवस्था जो है वो 4 साल के लिए वहां पर चुना जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, वहां पर 4 साल के लिए होता है। उसे कांग्रेस
द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी के अलावा किसी और कारण से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति जो होता है उसके पास, अपने यहाँ राष्ट्रपति के पास पूरी एक मंत्रिपरिषद की सब परामर्शदात्री होती है। वहां पर क्या होता है, छोटी सी किचन कैबिनेट होती है, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा ही उन व्यक्तियों को चुना जाता है और उन्हीं के तहत वो काम करता है। लेकिन वो किसी सदस्य, खुद राष्ट्रपति और उसकी जो किचन कैबिनेट होती है, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं और वो अलग से होते हैं, ना ही वो किसी सदन के सदस्य होते हैं। तो वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वहां पर क्या है, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का क्या नहीं कर सकता, विघटन नहीं कर सकता है। अपने यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, पर वहां पर ऐसा नहीं है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का वर्चस्व होता है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो होती है इसमें राष्ट्रपति का वर्चस्व होता है। गुण अगर देखें इसके बारे में तो थोड़े से गुण देख लें। स्थानीय, इसकी जो व्यवस्था होती है यहाँ पर स्थायी सरकार की व्यवस्था होती है। यहाँ पर सरकार क्या, क्योंकि नीतियां जैसे बन रही हैं इस तरीके से यहाँ पर स्थायी होगा। नीतियों में निश्चितता होती है, क्योंकि हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि सरकार बदली तो नीतियां बदल गई। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर यह सरकार आधारित होती है। तो ये देखा। और यहाँ पर क्या है, विशेषज्ञों का शासन है। जैसे कि हमने जाना कि हमारे यहाँ कुशल लोगों का शासन ज्यादा हो जाता है, पर यहाँ पर क्या है, कुशल लोगों का और विशेषज्ञों का शासन होता है। भारतीय मॉडल और ब्रिटिश मॉडल में भले ही ब्रिटिश नीति को हमने अपनाया है, पर फिर ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया, फिर भी उसमें कुछ कुछ बदलाव है। कुछ बदलाव जैसे कि ब्रिटिश हमने जो अपनाया है उसमें संसदीय व्यवस्था में क्या किया है, गणतंत्र को अपनाया है। वहां पर क्या है, राजशाही व्यवस्था, मतलब जो राजा रानी चले आ रहे हैं उन्हीं के आगे वंशज उसमें काम बनेंगे मुखिया। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ चुनाव होता है। संसद की संप्रभुता की जगह एक लिखित संविधान है। वहां पर क्या है, संसद को संप्रभुता है, मतलब संसद ही सब कुछ है। पर हमारे यहाँ क्या है, लिखित संविधान है, उसके बाद सारी चीजें संविधान में डिफाइन की गई हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निचले सदन का ही सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ब्रिटेन में जब मंत्री पद तभी होगा जब वह किसी सदन का सदस्य होगा, जबकि अपने यहाँ क्या है कि 6 महीने का टाइम दिया जाता है। ब्रिटेन की कैबिनेट में एक शैडो कैबिनेट होती है, जो कि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और शैडो कैबिनेट विपक्षी पार्टी द्वारा की जाती है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।